अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली आपको पता है कि एक टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठा था, जिसमें जो बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर हेडक्वार्टर है उसका विजिट किया गया, और उन्होंने जो हमारे एयर चीफ हैं एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू उनके साथ भी एक मीटिंग को कंडक्ट किया। अब ये जो बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर हैं, ये इंटरेस्टिंगली यहाँ पर पहले भी 2-3 दफ़ा पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर चीफ हैं उनसे मिल चुके हैं, और ये पिछले 1 साल के अंदर हुआ है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है विजिट्स की, वो इस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। और हमें काफ़ी मैसेज किए जा रहे थे, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से एक डिस्कशन चल रही है जो रॉयल बहरीन एयरफोर्स है उनके जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं, बिकॉज उनको जो नए F-16 ब्लॉक 70-72 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं, तो उनके जो पुराने F-16 हैं जिसमें ब्लॉक 40 के F-16 एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपनी फ्लीट के लिए देख रही है, यानी कि सेकेंड हैंड जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनको बहरीन से अक्वायर किया जाए। और ये हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं। हमने पहले जॉर्डन से तकरीबन 20 के करीब जो F-16 ADF हैं उनको अक्वायर किया हुआ है, और वो इस टाइम के ऊपर हमारी सर्विस के अंदर है। ऑल्दो पुराने F-16 हैं, लेकिन अभी भी उनको हम F-16 एयरक्राफ्ट के जो यूनिट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी हिस्टोरिक प्रेसिडेंट भी आपके पास है कि ये जो पर्टिकुलर अप्रोच है ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसा बिल्कुल भी होगा। ये चीज़ एक स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन ही रहेगी, बिकॉज इसमें जो सबसे बड़ा हडल है वो ये एक फैक्ट है कि जो इस टाइम के ऊपर बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर का विजिट किया, जिसके बाद से ये सारी डिबेट शुरू हुई है, वो असल में यहाँ पर बहरीन की जो नेशनल गार्ड है उसके कमांडर है, जो कि बहरीन की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनसे एक अलहदा फोर्स है। बहरीन नेशनल गार्ड का काम जो है वो बहरीन के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को देखना है। ना ही इनके अंदर जो है वो बहरीन की एयरफोर्स आती है, ना ही आर्मी आती है, ना ही नेवी आती है। तो बहरीन एयरफोर्स के डिसीजन ये कहीं से लेंगे तो इसके बहुत कम चांसेस हैं। अगर इस तरह की कोई डिस्कशन स्टार्ट होनी हुई कि हमें बहरीन के F-16 एयरक्राफ्ट चाहिए, तो उनकी जो एक इंटरनल फोर्स है उसके कमांडर से तो आप उनके F-16 एयरक्राफ्ट के बारे में तो नहीं बात करेंगे ना। तो ये यहाँ पर एक एस्पेक्ट है पूरी डिबेट का, और दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स इटसेल्फ है। कुछ टाइम पहले हम भी इस चीज को मेंशन कर चुके हैं कि इस चीज के अच्छे चांसेस हैं कि हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी फ्लीट के जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनके जो नंबर है उनको इंक्रीज करे, बिकॉज वही बात कि हमारे पास मिराज 3, मिराज 5, उसके बाद F-7 जैसे जो एयरक्राफ्ट है वो एक बहुत बड़े नंबर में है, जिनको रिटायर करने के लिए आपको नए जो F-17 ब्लॉक 3 तो चाहिए, साथ ही साथ और एयरक्राफ्ट भी चाहिए जो कि इनको कॉम्प्लीमेंट करके शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपके जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनको रिटायर कर सके। तो इस नज़र से आप देखेंगे तो F-16 एयरक्राफ्ट जिनके अंदर थोड़ा बहुत अपग्रेड पोटेंशियल हो, उनको आप यहाँ पर अक्वायर करके अपनी जो फ्लीट है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इस एस्पेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है कि ये जो एडिशनल F-16 एयरक्राफ्ट है इनकी कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा। और मैं यहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट की कॉस्ट की नहीं बात कर रहा जो कि वन टाइम होती है, मैं यहाँ पर उस फ्लीट की जो कि एडिशनल F-16 आप अक्वायर करेंगे उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, या फिर जो उनके स्पेयर पार्ट्स एडिशनल हैं उनकी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। हमेशा से एयरक्राफ्ट की जो वन टाइम पर यूनिट कॉस्ट है वो मैटर नहीं करती, बल्कि वो कॉस्ट मैटर करती है जो कि अगले 15, 20, 40 साल के लिए इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने की कॉस्ट होती है। F-16 एयरक्राफ्ट आपको पता है कि एक वेस्टर्न ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है, तो कंपैरेटिवली बाकी किसी भी ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर स्पेयर पार्ट्स को अक्वायर करने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इस बात का अंदाज़ा आप इस वजह से लगा लें कि जब भी हमारे लिए कोई पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कोई जो सस्टेनमेंट पैकेज आता है तो वो कोई 100-150 मिलियन डॉलर का नहीं होता, वो डायरेक्टली 600-700 मिलियन डॉलर का होता है। J-10C, J-F-17 जो कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं, इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर सस्टेनमेंट कॉस्ट है वो F-16 से बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज J-F-17 प्लेटफॉर्म एक तो आपका अपना है, उसकी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन सब कुछ जो है वो आप खुद मैनेज करते हैं, तो कॉस्ट भी कम है और कॉस्ट का कंट्रोल भी आपके पास है। दूसरा, चाइनीज़ J-10C एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम है जिस तरह से उसकी यूनिट की कॉस्ट है। तो वही बात कि यहाँ पर जो वेस्टर्न ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं जिनमें से F-16 भी एक है, तो उसकी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अभी के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के जो 75 के करीब F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनकी जो सस्टेनमेंट कॉस्ट है, स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट है, उसको तो हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर एडिशनल F-16 एयरक्राफ्ट अक्वायर करके जो एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट है उसका बर्डन लेना यहाँ पर सही डिसीजन होगा? और वो भी तब जब इस टाइम के ऊपर हम अपने खुद के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन एविएशन इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर हम मैक्सिमम अपना जो इक्विपमेंट है उसको इंडिजनाइज करें ताकि उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम से कम रखी जा सके। सिमिलरली यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करेंगे तो इस टाइम के ऊपर हम बहुत बड़े बड़े जो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर चल रहे हैं। नेस्टेप हो गया, उसके बाद एडेक हो गया, एविएशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो कि PAC कामरा के बाद आपकी दूसरी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है, जिसके
जिसकी आप सैटेलाइट फोटोज भी इस टाइम के ऊपर देख रहे हैं, वो जो पूरी फैसिलिटी है, फैक्ट्री है, वो बन के इस टाइम के ऊपर तकरीबन तैयार हो गई है। और इसकी खास बात यहाँ पर यह है कि इस फैसिलिटी का अपना एक टेस्टिंग रनवे होगा, जहां पर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज हैं उनको टेस्ट किया जाएगा। तो एक एयरफोर्स जब ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके चल रही है और ऊपर से यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, बजट के ऊपर हमने कुछ दिनों पहले बात की है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स भी एक्वायर करने हैं, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर भी काम करना है, उसके बाद आपको फंड्स को मैनेज भी करना है, तो ऐसे में ये जो एडिशनल F-16 जैसा एक एडिशनल बर्डन है, उसको क्या हम यहाँ पर ले सकते हैं? तो इसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं और वेदर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इस डायरेक्शन में जाएगी, जबकि उनको पता है कि बैकग्राउंड में उनके और बहुत सारे क्रूशल नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर उन्हें फोकस करना चाहिए, जो कि एक्चुअल में उनका फ्यूचर गारंटी करेंगे। फ्यूचर प्रूफिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको माइंड में रखना है कि एडिशनल F-16 अक्वायर करके इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंके आप वो एक कैपेबिलिटी तो ले आएंगे, लेकिन वो टेम्परेरी कैपेबिलिटी होगी। 10 से 15 साल 20 साल के बाद, चाहे 5 साल के बाद जो है वो कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो एसेंशियली ये इक्विपमेंट आपके किसी काम का नहीं है। उसके बरक्स यहाँ पर यही फंड्स अगर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर लगाते हैं, तो आप सबको यहाँ पर पता है कि ये हमें कितना बेनिफिट दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपका कंट्रोल होगा, आउटडेटेड इक्विपमेंट की भी आपको टेंशन नहीं होगी, और ह्यूमन रिसोर्स और आपकी कंट्री में जो इकोसिस्टम डेवलप हो गया है उसका तो यहाँ पर एडेड एडवांटेज यहाँ पर है ही। तो मकसद बात करने का एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर ये है कि एक एक पाई जो है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और इसी वजह से ये जो सेकेंडरी प्रोजेक्ट हैं F-16 की फ्लीट को अपग्रेड करने जैसे, इनकी रेलेवेंस और पॉसिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम रह जाती है। अगर यूएस की तरफ से हमें जो F-16 एयरक्राफ्ट के लिए नेक्स्ट जनरेशन की अपग्रेड्स मिलती हैं तो वो एक अलहदा केस है। अगर ब्लॉक 70-72 अपग्रेड जो है वो पाकिस्तान के लिए अप्रूव होता है तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए जो फोकस है वो हमारा इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स के ऊपर होना चाहिए। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। आपका अपना क्या ओपिनियन है उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।